दोस्तों, इस दुनिया में किसी को दौलत का नशा है, किसी को हवस का नशा है। एक 23-24 साल की लड़की को इन दोनों का नशा था, ये दोनों चाहिए था। तो हवस के लिए अपने वो भाई को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है और दौलत के लिए अपने पिता तक का कत्ल कर देती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। तो अब उसके और उसके दौलत के बीच में उसकी माँ आ रही थी। दोस्तों, माँ का भी कत्ल करवा देती है, लेकिन उसके पाप का घड़ा भर चुका था और दोस्तों फूट भी चुका था, जिसकी गूंज सारी दुनिया में सुनाई दी। दोस्तों, क्या कुछ होता है नीरज शर्मा और उसकी बेटी आयुषी शर्मा के इस केस में। एक दिल दहला देने वाली एक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की। एक शर्मा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी होते हैं। पति का नाम अजय वशिष्ठ होता है, पत्नी का नाम नीरज शर्मा और बेटी का नाम आयुषी शर्मा होता है, जिसकी उम्र 23 साल की थी। BA LLB कर रही थी और परिवार के पास अकूत संपत्ति थी। 20 से 22 करोड़ रुपए की दौलत थी। इस दौलत पर जो बेटी थी उसकी नज़र गड़ जाती है। वो सोचती है कि इतनी दौलत अगर मुझे मिल जाए अकेले तो मैं दुनिया भर की ऐश करूंगी, और इसीलिए उसने अपने चचेरे भाई को अपने साथ में मिला लिया। वो कहता है मुझे क्या मिलेगा, कहती है जो मर्जी तुम्हें वो सब मिलेगा। और उसी दिन से दोनों भाई बहन की जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। दोस्तों, उसके सगे ताऊ का वो लड़का था, उसका नाम होता है बलराम शर्मा। और तब ये दोनों प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे हमें ये दौलत हासिल करनी है। इसी बीच जो अजय वशिष्ठ थे, पोस्टमास्टर की नौकरी करते थे हाई कोर्ट में। तो ये सोचती है कि अगर इनकी मौत हो जाती है तो इनकी सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। और 2024 में अचानक से अजय वशिष्ठ की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा होता है तो काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। अब जो आयुषी शर्मा थी वो चाहती थी कि इसके पिता की मौत हो जाए, वो खुश हो जाती है। लेकिन जो नीरज शर्मा थी, अजय वशिष्ठ की पत्नी होती है, उनकी उम्र 45 साल की थी। वो अपने पति को बचाने के लिए जी जान लगा देती है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका इलाज होता है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल, महंगा हॉस्पिटल। और धीरे धीरे करके दोस्तों उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। 90% तक उनकी रिकवरी हो जाती है, एकदम अच्छे से हो जाते हैं। ये होता है कि अब कुछ दिन में फिर से अपनी नौकरी पर जा सकेंगे। और यहाँ पर जो आयुषी शर्मा थी, जो बेटी थी दोस्तों, उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आने लगता है। वो सोचती है कि मैं तो सोच रही थी मर जाएंगे, उम्मीद ऐसी ही थी, लेकिन अब ये फिर से जिंदा हो गए और अब ये ड्यूटी पर भी जाना शुरू कर देंगे, तो मुझे ये नौकरी कैसे मिलेगी। वो अपने भाई से बात करती है। भाई तो बार बार आ रहा है क्योंकि चचेरा भाई था, असल मायने में उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसी के साथ वो लिव इन में रहती है, पति पत्नी की तरह। वो बलराम शर्मा से बात करती है कि इन्हें रास्ते से हटाना है, और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं। एक दिन जब वो ठीक हो चुके थे, अपने घर पर थे, तब वो कार लेकर आता है और जो अजय वशिष्ठ थे उनको उस कार में आयुषी शर्मा और बलराम शर्मा दोनों बिठा लेते हैं। जो नीरज शर्मा थी वो कहती हैं कि मेरे पति को कहाँ लेके जा रहे हो। आयुषी शर्मा कहती है ये ना सिर्फ तुम्हारे पति हैं बल्कि मेरे पिता भी हैं, मेरा भी फर्ज बनता है इनके प्रति, मैं इनको ठीक करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। ये कहती हैं कि ठीक तो हो चुके हैं, अब इतने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, सवाई मानसिंह अस्पताल में, तू कहाँ लेकर जा रही है। आयुषी शर्मा कहती है मैं और भी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जा रही हूँ। अजय वशिष्ठ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरन बलराम और आयुषी ये दोनों लेकर उन्हें वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद दोस्तों, ये दिसंबर 2024 की बात है, वहाँ से जाने के बाद उन्हें कहाँ रखते हैं, कहाँ उनका इलाज होता है, उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या इलाज चल रहा है। नीरज शर्मा बार बार पूछती थी कि कहाँ है वो, कहाँ लेकर गए हो उनको, लेकिन दोस्तों अपनी माँ से इन सब बातों पर लड़ाइयाँ कर लेती थी। जो आयुषी थी वो कहती है इससे तुम्हें क्या मतलब, जब वो ठीक हो जाएंगे तब उनको मैं लेकर आऊँगी। दोस्तों वो परेशान हो जाती हैं, कहती मेरे पति से एक बार मुझे मिलवा तो दे, कम से कम देखो उनकी क्या हालत है।
लेकिन दोस्तों मिलवाती नहीं है, क्योंकि धीरे 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 करके उनका कत्ल किया जा रहा था। अंत में जब अप्रैल आ जाता है 2025, यानी कि दिसंबर में वो लेकर गई थी और करीब 4 महीने का वक्त बीत जाता है, जब उनका पता नहीं चलता है, ये परेशान हो जाती है। अब दोस्तों एक दिन अचानक से एक हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है नीरज शर्मा के पास और अजय वशिष्ठ के साले यानी कि नीरज शर्मा के भाई के पास फ़ोन जाता है कि तुम्हारा कोई यहाँ पर परिचित है या तुम्हारे जो पति हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आईसीयू में है, इनकी हालत ख़राब है। अब ये लोग भागे भागे दोस्तों हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर आयुषी शर्मा से पूछते हैं ये क्या हो गया, इनको तो ठीक कराने के लिए लेकर आई थी और यहाँ पर क्या हो गया। डॉक्टर से जब बात करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इनकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। करीब 90% जो इनके बॉडी का ऑर्गन होता है, जो इंटरनल ऑर्गन महत्वपूर्ण जो अंग है, वो फेल हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। फेफड़ों में पानी भर चुका है, लीवर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब दोस्तों ये आयुषी शर्मा से पूछती हैं तो वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाती, बलराम शर्मा भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता। अंत में जो अजय वशिष्ठ है हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देते हैं और उसके बाद जो है उनका क्रियाक्रम होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो हिंदुस्तान का कल्चर है कि अगर किसी की मौत होती है तो उसे यूं ही जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। कई देशों में ऐसा है कि किसी की डेथ कैसे भी हुई हो उसका पोस्टमार्टम जरूर होता है। अगर घर पे किसी बुजुर्ग की भी मौत हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि सरकार एक डाटा रखती है कि आखिर इनकी मौत किस वजह से हुई है, यानी कि हमारे देश में लोग किस तरीके से मर रहे हैं, क्या कोई बीमारी है, उसका इलाज क्या होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन हमारे देश में आपको ही पता है कि ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक्सीडेंट हो गया या किसी की कुछ भी हो गया, इस तरीके से ही होता है। 100 में क्या 1000 में 1-2 लोगों का ही होता है। यहाँ पर दोस्तों अजय वशिष्ठ का पोस्टमार्टम नहीं होता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब माँ बेटी में और झगड़े शुरू हो जाते हैं, इस बात को लेकर बार बार झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आयुषी शर्मा थी उसे पक्का यकीन था कि अब पिता की नौकरी उसे मिल जाएगी, सरकारी नौकरी। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देती है, लेकिन उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए वो नौकरी उसे नहीं मिल पाती है। वो नौकरी नीरज शर्मा को यानी कि अजय वशिष्ठ की पत्नी को मिल जाता है और इस बात से और खफा हो जाती है। जब इन्हें नौकरी मिल जाती है, अब ये अपनी माँ के साथ रहती नहीं थी, रहती थी बलराम शर्मा के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं बलराम शर्मा के पूरे परिवार की साजिश नजर आती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा बेटा इसको फंसा ही लिया है और शादी कर लेगा तो सारी दौलत की मालकिन ये हो जाएगी, क्योंकि इसका भाई मंदबुद्धि है, उसको वैसे भी क्या दौलत से काम है। तो जब ये मालकिन हो जाएगी और उसी हिसाब से सारी दौलत हमें मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों अब वो उनके साथ रहती है और उसके बाद अब वो नीरज शर्मा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, बलराम और आयुषी ये दोनों मिलकर। इसके तहत वो नीरज शर्मा को परेशान करते हैं, क्योंकि उनको नौकरी लग जाती है हाई कोर्ट में, वो लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम करती हैं। और अजय वशिष्ठ की मौत के बाद करीब 80 से 85 लाख रुपए जो है वो परिवार को मिलते हैं, यानी कि नीरज शर्मा को मिलते हैं। बलराम और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी दिन अगर ये ड्यूटी जा रही हैं, किसी गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाए, उसके बाद ये एक्सीडेंट हादसा दिखेगा और हमारा कुछ नहीं होगा, जैसा कि हमने अजय वशिष्ठ के साथ किया था। तो ये लोग प्लान बनाते हैं और एक थार गाड़ी जो है एक दिन नीरज शर्मा के पीछे लगा देते हैं, उन्हें दबाकर मारने के लिए। थार बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन नीरज शर्मा जो है देख लेती हैं कि ये गाड़ी जो है कुछ गलत तरीके से आ रही है और वो समय रहते उससे बच जाती हैं, सड़क से नीचे उतर जाती हैं। थार जो है बिना उन्हें कुचले आगे निकल जाती है। अब वो डर जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि बेटी ने कई बार उनको धमकी दे दिया था और धमकी में उसने ये बात कबूली भी थी कि जैसे पापा का फूड पाइप निकाल के उनको मार दिया, वैसे तुम्हारा भी हाल कर देंगे। तो इस बात से डरी हुई थी और जो है जब थार उन्हें इस तरीके की कोशिश करती है तो जाती हैं पुलिस थाने पर शिकायत करती हैं कि ऐसे से कोई मारने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल कुछ होता नहीं है
फिर वो अपनी ड्यूटी करने लगती हैं। अब वो डर जाती हैं अपने घर से, जो है निकलने में भी उन्हें डर लगता था नीरज शर्मा को। और ये लोग, जो बलराम था और आयुषी थे, ये दोनों उनके पीछे पड़े हुए थे। इसके तहत कभी उनका कांच तोड़ देना, कभी सीसीटीवी कैमरे पे पत्थर फेंकना। और अभी मार्च 2026 में ही जो बलराम होता है, एक दिन अचानक से नीरज शर्मा जब अपने घर में अकेली थी, वो बेटा था, वो घुस जाता है, उनके साथ मारपीट करता है, 2 लाख रुपए नकद, जेवर और कुछ सामान वहाँ से चुरा कर, या यूँ कहे कि डकैती करके लेकर चला आता है, नीरज शर्मा के साथ मारपीट करके। नीरज शर्मा अपने घर से निकलती हैं, थाने पे जाती हैं, शिकायत दर्ज करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ भी कोई उचित कार्रवाई या ठोस कार्रवाई नहीं होता। पता नहीं क्यों पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती। अब दोस्तों पुलिस कैसे काम करती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मेरे ही साथ एक घटना हो गई है परसों। हमारे ज़िले में एक चोर घूम रहा था और वो सिर्फ बुलेट बाइक को ही चुराने की कोशिश कर रहा था। तो हमारी बुलेट बाइक एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। वो आके जो है उसमें चाबी में कुछ ऐसा डालता है चाबी वाले में कि सारा लॉक टूट जाता है, लेकिन वो ऑन नहीं होती बुलेट, इसीलिए उसे ले नहीं जा पाता, वहाँ से वो चला जाता है। उस समय मैं घर पे था। वो बुलेट जो है मेरा भतीजा लेकर गया हुआ था, भतीजा ही चलाता है, उसी की ही बुलेट है। मुझे फ़ोन किया, चाचा क्या होना चाहिए, ऐसी ऐसी बात हो गई और सीसीटीवी में मैंने देखा कि कोई आता है और उसे ऐसे तोड़ देता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कल आता हूँ और इसकी तो शिकायत करनी पड़ेगी पुलिस में जाकर। मैं दोस्तों कल गया, यानी परसों की बात है, उसने तोड़ा था, मैं कल गया। वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है, वहाँ पर गया। मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो 2 सिपाही थे, उन्होंने बोला कि क्या करना चाहते हो। मैं बोला अब करना क्या चाहते हैं, कंप्लेन लिखवाने आए हैं तो शिकायत दर्ज कर लीजिए। वो बोले कि ऐसा है, अगर कंप्लेन करवाना चाहते हो तो ठीक है करवा दो, और नहीं तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। तो मैंने बोला नहीं, हमें तो कंप्लेन करना है। तो बोले अगर करवाना चाहते हो तो एक कागज़ लेकर आओ और उस पर लिख कर दे दो। मैंने सोचा यार चलो ठीक है, मेरे एक भाई हैं, मौसी के लड़के, वो डीएसपी हैं। मैंने पहले तो उन्हें कॉल नहीं किया, छोटी सी बात के लिए क्या कॉल करूं। मैंने बोला चलो उनसे मशवरा ले लेता हूं कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि इनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो फ़ोन किया, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। उन्होंने बोला ठीक है, और तुम जो है वहाँ पर शिकायत दर्ज करवा दो, क्योंकि अगर उसने चोरी की कोशिश की है तो हो सकता है वो और किसी बाइक के साथ ऐसा करे, क्योंकि चोर जो है कहीं ना कहीं यही काम कर रहा होगा। तो पुलिस जो है जब शिकायत दर्ज हुआ रहेगा तो उस पर ध्यान देगी और उसे कहीं ना कहीं तलाश के पकड़ लेगी या उस पर नज़र रखेगी। तो मैं ये बात ही कर ही रहा था तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने फ़ोन रख दिया, मैंने बोला ठीक है भाई, मैं शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करता हूँ। मुझे सिपाहियों ने अंदर बुलाया, मेरा भतीजा भी साथ में गया। वहाँ पर एक दरोगा जी बैठे थे, सुरेंद्र प्रसाद या सुरेंद्र कुमार उनका नाम है। तो उन्होंने देखा और मेरे भतीजे को गौर से देखने लगे। सीसीटीवी फुटेज जो है इससे पहले सिपाही को ट्रांसफ़र कर दिया था मेरे भतीजे ने मोबाइल से, वो अंदर वो वीडियो देख चुके थे। मेरे भतीजे को देखते हैं गौर से, कहते हैं कि अगर अभी गमछा लपेट दिया जाए तो यही लगेगा कि जैसे यही है। मैं दोस्तों सन्न रह गया कि हम गए हैं वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाने और मेरे भतीजे को ये चोर की नज़र से देख रहे हैं। तो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसा होगा ना अगर अभी इसी को गमछा लपेट दो, क्योंकि जो चोर का हुलिया था एक गमछा लपेट रखा था। तो बोले अगर इसी के गमछा लपेट दो गले में तो अभी यही लगने लगेगा। मैं बोला साहब अब ये भी तो कोई बात हुई नहीं, मुझे ही लपेट दो, मैं भी लगूंगा। बगल में एक आदमी बैठे थे, मैं बोला इनको लपेट दोगे ये भी लगेंगे। तो अभी बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो बोले ऐसा है कि सिविल लाइन में होगा तुम्हारा कंप्लेन दर्ज, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से संदिग्ध की नज़र से देखा, मेरे भतीजे को बाहर भेज दिए। बोले क्या करता है ये कौन है। मैं बोला अरे मेरा भतीजा है, इसी की बाइक है, इसकी माँ का ऑपरेशन है, अपनी माँ के साथ ये था, इसीलिए कल ये आ नहीं पाया, मैं यहाँ पर था नहीं। क्योंकि वो बहुत पूछे कल क्यों नहीं आए, अब किस लिए आए हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें पूरी तरीके से अपनी मजबूरी बताई। तो उसके बाद जब मैं बाहर आया तो उनके बातों से बहुत आहत हुआ कि ये तो इसे ही इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने जो है फिर से अपने भाई को फ़ोन लगाया। मैंने बोला भाई यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बात है और ये इस तरीके से कह रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो मेरा
जो भाई वो भी हैरान हुए। वो बोले कि ऐसे तो उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल कोई बात नहीं, क्या नाम है उनका? होमगार्ड से पूछा क्या नाम है साहब का? तो कहते इधर नाम है और नंबर है, देख लो। मैंने फ़ोटो खींच लिया और मैंने बोला कि भाई उनका नाम जो है सुरेंद्र कुमार है। ये चीज़ जो है अंदर बैठे सिपाही और साहब भी शायद सुन रहे थे, क्योंकि मैं बाहर ही बात कर रहा था। उसके बाद वो मुझे फिर अंदर बुलाते हैं। अंदर बुलाते हैं तो कहते हैं इधर आओ, अंदर आ जाओ। अब मुझे भाई थोड़ा, मैंने सोचा पहले ये उल्टे दिमाग के हैं, इस तरीके से उल्टी बात कर रहे हैं और उल्टा बात ना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ोटो वगैरह मैं खींचा था तो शायद चिढ़ गए होंगे। तो मैं जब अंदर गया तो मैंने सोचा कि इन्हें जो है बता देता हूँ कि मेरे एक भाई हैं, डीएसपी हैं, ताकि ये मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार ना करें। मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसा है कि मेरे एक भाई हैं, वो डीएसपी हैं और अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे शिकायत दर्ज कराओ, तो इसीलिए मैं जो है आया था शिकायत दर्ज कराने। तो वो कहते हैं, अब देखो उनका क्या जवाब होता है दरोगा जी का, वो और टाइट होते हैं। कहते हैं मेरा भी भाई कप्तान है, मेरा भी भाई कप्तान है, तो फ़ोटो तुम खींचे हो ना, मेरा फ़ोटो खींचो। अपने सिपाही से बोलते मेरा टोपी लाओ, टोपी अपने सर पे रखते हैं और टाइट होते हैं। कहते हैं मेरा फ़ोटो खींचो। मैं तो हैरान सन्न होकर उनका शक्ल देख रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। तो बोले खींचो मेरा फ़ोटो। मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब जिसको भेजना हो ये भेज दो। अब दोस्तों बताओ उनका आखिर मेरी क्या गलती थी इसमें? उन्होंने इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया। मैं आया, फिर अपने भाई को कॉल किया कि भाई वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ। वो हंसने लगे, बोले कि ऐसे तो उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, तो ठीक है जाओ जो है जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ शिकायत दर्ज करवा दो सिविल लाइन में। मैं बोला भाई अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो जो है हमें ही चोर वो बना दे रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा शिकायत वगैरह दर्ज कराने। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने व्यवहार क्यों किया मेरे समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से दोस्तों पुलिस कभी कभी काम करती है। और सबसे मेन बात, जब मैं गया एजेंसी पर, बुलेट एजेंसी पर, मैंने सोचा भाई चलो इसको बनवा लो। कुछ ही दूर पर 1-2 किलोमीटर दूर एजेंसी थी। तो शोरूम पर जब गए तो वहाँ पर पता चला कि परसों के डेट में 3 बाइक के साथ ऐसी हो चुकी थी और वो तीनों जो है 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर, और एक ही आदमी, उसके 2 सीसीटीवी फुटेज, एक हमारे पास था और एक और मैरिज हॉल के सामने जो है उसकी फुटेज मौजूद थी। हट्टा कट्ठा नौजवान लड़का था और उनकी भी बाइक को 2 बार तोड़ने की कोशिश की, उनकी नहीं तोड़ पाया। बुलेट वालों ने, शोरूम वालों ने बताया ये तो तीसरा केस है, बहुत हैरान हो गए। फिलहाल मैंने उनसे बोला कि आप कंप्लेन वगैरह लिखवाए, तो बोले हाँ मैं गया एक चौकी पर और कंप्लेन मैंने लिखवा दिया और मेरा एप्लीकेशन उन्होंने लिख लिया आराम से। तो दोस्तों कहीं तो इस तरीके से भी ऑफिसर होते हैं जो कि समझते हैं, और कहीं तो ऐसे होते हैं उल्टा तुम्हें ही चोर बना देंगे भाई साहब। तो जाने से डर लगता है पुलिस वालों के पास। फिलहाल मैं तो बहुत विचलित रहा, रात भर सोचता रहा इस बारे में। अगर उस दिन नीरज शर्मा के जो है शिकायत पर अगर गंभीरता से विचार करती तो शायद जो है आयुषी और बलराम ये दोनों सलाखों के पीछे होते, उसकी बेचारी की जान नहीं जाती। लेकिन इसमें पुलिस ने अपने यानी कि ढंग से काम नहीं किया। ये कहना है आयुषी के जो मामा हैं एक, वो जो कि इस घटना से काफ़ी दुखी हैं, अपनी बहन की मौत से, अपने बहनोई की इस तरीके से मौत से। उन्होंने ये सारी बात बताई कि मेरी बहन ऐसे ऐसे परेशान थी, लेकिन कोई जो है उसके शिकायत पर विचार नहीं किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से भी होता है। फिलहाल जब उनके साथ तोड़फोड़ की गई, उसके बाद टोना टोटका किया गया, तांत्रिक की मदद ली गई कि ऐसे भी डराया जाए, मानसिक रूप से बीमार किया जाए नीरज शर्मा को। उनके घर में नींबू फेंक देना, मिर्चा फेंक देना, नारियल फेंक देना, लाल चुनरी फेंक देना, काले कपड़े फेंक देना। इस तरीके से दोस्तों अपनी माँ को आयुषी परेशान कर रही थी। अब दोस्तों नीरज शर्मा को काफ़ी परेशान कर दिया गया। इनका सोचना था कि ये घर से बाहर निकलें
और फिर इनका काम तमाम किया जाए। और वो दिन उनके सामने उन्हें मिल जाता है 3 जुलाई का। 3 जुलाई 2026 को नीरज शर्मा अपने घर से निकलती हैं। शाम 4 बजे का वक्त था, जा रही थी, तभी एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत तेज़ी से आती है और उन्हें उड़ाते हुए चल देती है। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब मौत हो जाती है तो फिर ये बात जब सबको खबर लगती है, नीरज शर्मा के भाई को भी खबर ये लगती है कि उनकी बहन की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो आते हैं और सीधा जो है पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि मेरी बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए, नेचुरल डेथ नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपनी भांजी की करतूत को भी जानते थे कि आयुषी शर्मा जो है ये सारी जो दौलत है, क्योंकि करीब 10-12 करोड़ रुपए की ज़मीन थी उनके पास जयपुर में, 2 फ्लैट थे, तमाम बैंक बैलेंस थे, एफडी था, सारा कुछ था। उन्हें पता था ये हड़पने की कोशिश कर रही है और जो है लड़ाइयाँ करती है। जब पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, पुलिस कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ने लगती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है और फिर उसके बाद दोस्तों जो आयुषी शर्मा थी उसे वो हिरासत में लेती है। हालांकि उसका जो प्रेमी था वो फरार हो जाता है, बलराम शर्मा। पूछताछ की जाती है तो ये बात कबूल करती है कि मैंने नौकरी पाने के लिए, मैं चाहती थी पिता की नौकरी मुझे मिले लेकिन माँ को मिल गई, तो माँ के मरने के बाद नौकरी मुझे मिलती, नौकरी के लिए मैंने ऐसे किया, दौलत के लिए ऐसे मैंने किया। और दूसरी बात कि ये मुझसे प्यार नहीं करती थी, भाई से ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए मैंने ये सारा कुछ किया। अब दोस्तों वो हिरासत में है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो बलराम शर्मा फरार है उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। इस मामले का तो खुलासा हो चुका है, नीरज शर्मा के जो हत्याकांड है, जो अजय वशिष्ठ का है दोस्तों, उसकी जब जांच गहराई से होगी तब फिर पता चलेगा कि आखिर 3 महीनों तक ये आयुषी शर्मा और बलराम ने उन्हें कहाँ रखा था, उनके साथ क्या क्या किया, उन्हें क्या कुछ खिलाया पिलाया था और जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है और जो पुलिस कार्रवाई करती है दोस्तों क्या ही कहें। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।